देखो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में तो हमें पता ही है थोड़ा बहुत। कैसे? फाइब्रस मतलब जो फाइबर के जैसे होंगे और ग्लोबुलर कैसे होंगे, जो गोल शेप में होंगे। फाइब्रस प्रोटीन जैसे आपके बालों का केराटिन हो गया, मसल का मायोसिन हो गया, और ग्लोबुलर प्रोटीन हो गए जैसे जो क्या हूँ, जैसे आपके इंसुलिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है। तो जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, इसकी शेप कैसे होगी? देखो ग्लोब कैसी शेप का होता है? स्पेरिकल। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रोटीन को बना रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फोल्ड होंगे, जैसा ग्लोब फोल्ड होता है ना, ऐसे। तो मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट शेप, ताकि कॉम्पैक्ट शेप बन जाए, शेप लाइक ग्लोब के जैसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स को हम फोल्डेड करेंगे एक साथ ताकि कॉम्पैक्ट शेप मिल जाए जैसे ग्लोब की होती है। ठीक है, ये लाइक ग्लोब या स्फीयर, ये है। मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड टुगेदर टू फॉर्म कॉम्पैक्ट शेप लाइक ग्लोब और स्फीयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये पानी में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल देख लो बस इसके, और क्या है, ऐसे तो लिखना है। एग्जाम्पल हो गया जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन भी आपने सुना ही है, प्रोटीन ही होता है एल्बुमिन, याद है सोल्यूशन में करा था इसका न्यूमेरिकल, एल्बुमिन वाला, ये हो गया। और जैसे आपका एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन होता है, तो वो भी हो गया। फाइब्रस देखो आपको पता ही है, थ्रेड लाइक होंगे। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्लेस, हम नहीं प्लेस करते, पहले से होते हैं ना, विच आर प्लेस साइड बाई साइड टू फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड जैसा टेक्सचर दिखेगा आपको इसको। अभी जैसे नाखून में होता है थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिखता है ना, वो चीज़ थ्रेड स्ट्रक्चर, नाखून बालों में थ्रेड वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वही चीज़ इनमें होता है यार, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक और होता है हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड, H2S का भी बॉन्ड होता है। H2S बॉन्ड की वजह से ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। देखो नाखून घुलते थोड़ी पानी में, बाल भी घुल जाते हैं पानी में, नहीं, इसलिए तो इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे आपका हो गया क्रिएटिन पता है ना, क्रिएटिन ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है, बालों में, तो ये होता है हेयर्स में और नेल्स में। और मायोसिन होता है, मायोसिन वो ऐसा ग्लू है, ऐसा गोंद है जो बोन और मसल को आपस में जोड़ के रखता है। मायोसिन की वजह से बोन और मसल आप में जुड़ के रखती है अपने आप में। ठीक है, कौन कौन, बोन्स, हड्डियाँ, मसल, मांस पेशियाँ। ठीक है, तो वो ये होता है मसल्स में। तो इतना आपका डिफरेंस है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में। देखो ग्लोबुलर प्रोटीन आप लोग देख लो क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड टुगेदर टू फॉर्म कॉम्पैक्ट शेप लाइक स्फीयर एंड ग्लोब। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पानी में घुलता है। एग्जांपल देख लो, जैसे इंसुलिन है, पानी में घुलता ही है। एल्बुमिन, एंजाइम, ये। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन्हें हम कैसे लगाते हैं, साइड बाई साइड। और इसमें क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। तो डाइसल्फाइड आंता H2S नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से ये पानी में घुलता नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, क्रिएटिन हेयर, क्रिएटिन सिल्क में भी होता है, नेल्स में, मायोसिन जैसे मसल में। ठीक है, ये चीज़ है। अब अपन देखेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखनी है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहले तो होता है जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वाटर्नरी, ये सारे स्ट्रक्चर हमको देखने हैं।
हेडिंग लगा लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें पहले प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब हम लेवल में ले जा रहे हैं, एक लेवल में क्या देखना है, दूसरे लेवल में क्या देखना है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन का। देखो सिंपल सी बात है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें इंफॉर्मेशन देगा कि किस सीक्वेंस में अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देगा कि अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में किस सीक्वेंस में जुड़े हैं। सेकेंडरी बताएगा कि यार जुड़े तो हैं, पर किस तरीके से जुड़े हुए, हेलिकल फॉर्म में जुड़े हुए या प्लेट बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड के बारे में बताता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में ये फ़र्क है। प्राइमरी सिर्फ सीक्वेंस बताएगा, सेकेंडरी बताएगा कि वो सीक्वेंस में शेप कैसी बनी। टर्शरी बताएगा कि जो आपकी शेप बन गई उसे और कैसे फोल्ड करके और फॉर्म बनेगी। जो आपने देखी ग्लोबुलर और फाइब्रस साइड बाय साइड रखे थे, या आपने मोड़ ही दिया था जैसे कागज़ को मोड़ देते हो बॉल फॉर्म में, वह है। और क्वाटनरी तो भाई पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में रिलेशन बताता है, फर्दर कॉइलिंग हो जाती है टर्शरी स्ट्रक्चर की। जैसे आपने 2-3 थ्रेड मिला दी, ग्लोब बड़ा बना दिया मिला के, ऐसी चीज़। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। तो पहली बात देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। तो हेयर प्रोटीन्स, मतलब ये नज़रिया है, ठीक है, देखने का। हेयर प्रोटीन्स में हैव 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे प्रोटीन में एक या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। क्लियर है, शाबाश। फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सीक्वेंस इन विच वेरियस पॉलीपेप्टाइड चेन आर या वेरियस अल्फा अमीनो एसिड आर जॉइन टुगेदर। तो इट गिव्स इन्फो मतलब इंफोटेनमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस इन विच वेरियस अल्फा अमीनो एसिड्स आर जॉइन टुगेदर। कैसे वो जुड़े हैं, सीक्वेंस बताता है, शेप नहीं बताता, बस सीक्वेंस बताता है, ठीक है। ये चीज़ है जॉइन टुगेदर, या लिख सकते हो लिंक विद ईच अदर, है ना। तो या तो ये लिख लेना जॉइन टुगेदर या लिख लेना लिंक विद ईच अदर, ठीक है। तो इट गिव्स द इन्फो अबाउट द सीक्वेंस इन विच वेरियस अल्फा अमीनो एसिड आर जॉइन टुगेदर या लिंक विद ईच अदर, ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ज़रा सा भी चेंज ला जाएं, या जो सीक्वेंस है उसमें ज़रा सा भी चेंज आ जाए, तो एक नया ही फॉर्म का प्रोटीन बन जाता है। पुराना वाला प्रोटीन ओरिजिनल प्रॉपर्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर आप इस सीक्वेंस में ज़रा सा भी चेंज ले आए। कौन से वाले, प्राइमरी सीक्वेंस में, ठीक है। तो एनी चेंज इन द सीक्वेंस, एनी चेंज इन द सीक्वेंस रिजल्ट्स इन न्यू प्रोटीन, नया प्रोटीन ही बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। न्यू या डिफरेंट प्रोटीन, है ना, न्यू डिफरेंट प्रोटीन, ये चीज़ है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया आपने, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस सीक्वेंस में बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में लिंक हैं। अगर आपने इस सीक्वेंस के साथ छेड़खानी कर दी तो एक नया ही तरीके का प्रोटीन बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, ये शेप बताता है ना। तो रिफर्स टू द शेप, मतलब प्राइमरी बन गया, पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ गई, अब वो कैसे शेप में रिकॉइल होगी उसके बारे में बताता है। तो रिफर्स टू द शेप, यहाँ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है और यहाँ शेप इंपॉर्टेंट है। तो रिफर्स टू द शेप इन विच वेरियस पॉलीपेप्टाइड
चेन कैन एग्जिस्ट। हमें शेप बताते हैं जिसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, ये है वो बेसिकली दो शेप होती है, एक होती है हेलिकल, एक होती है प्लेट वाली। तो शेप्स यहाँ दो बनती है, एक बनती है अल्फ़ा हेलिक्स हेलिकल शेप, और एक होती है बीटा प्लेटेड। एक होती है अल्फ़ा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा प्लेटेड। और क्या बोलेंगे? अब इसमें और कुछ तो आएगा नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इसमें रिकॉइलिंग होती है। हम ये लिख सकते हैं अराइजिस, इट अराइजिस ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन, रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अमाइड लिंकेज। ये बोल सकते हैं ऐसे कुछ, बट इतनी ज़रूरत नहीं है। इट अराइजेज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH ग्रुप्स। बस इतना है। तो देख लो क्या है, कुछ और जोड़ना है? CO और NH हो गया, इट अराइजेज, इतना भी चलेगा। आखिर में प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन लिख देना बस। अब देखो क्या चीज़ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया था कि ये हमें क्या करता है। इसमें प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे अल्फ़ा अमीनो एसिड सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर हमने इसके सीक्वेंस में ज़रा सा भी चेंज करा तो नया प्रोटीन बन जाएगा। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें शेप के बारे में बताता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन किस किस शेप में एग्जिस्ट कर सकता है। मेनली दो तरह की शेप है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। ये क्यों अराइज होता है? क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है उसकी जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन, उसकी फोल्डिंग हो जाती है। फोल्डिंग दो तरह से होगी, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। ठीक है, और एक किस वजह से होती है? क्योंकि यार बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वजह से, है ना। CO और NH में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड 3-4 ही बनाते हैं, जिसमें से एक नाइट्रोजन भी है, बाकी फ्लोरीन ऑक्सीजन है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी इतना देख लेना। अब एक और चीज़ है, अगर आपने इसकी और कॉइलिंग कर दी ना तो यही ग्लोबुलर और फाइब्रस बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और कॉइलिंग कर दी तो ग्लोबुलर और फाइब्रस बनता है। जरा प्राइमरी का डायग्राम देख लो कैसा होगा, कैसा सीक्वेंस होगा, सीधा सीधा होगा। और कैसा होगा, आप स्केच पेन हो तो स्केच पेन से अलग अलग रंग का बना लेना। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी जो है 1 डिग्री बेसिकली एक सीधा स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ये 3 कलर ले लेना कोई से भी ना, हरा पीला लाल, हरा पीला लाल, हरा पीला लाल, हरा पीला लाल, ऐसे चलाना। ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी में थोड़ी कॉइलिंग हो जाएगी, मतलब यही घूम जाएगी, इसे घुमा दिया ऐसे। ठीक है, देख लेना कैसी होगी। सेकेंडरी 2 डिग्री होगा, थोड़ा ऐसे घूम के बनाना। ठीक है, सेकेंडरी कैसे बनाई, घुमाना पड़ेगा इसे ना, इधर से ही घुमा दे ऐसे। इसको ही बनाना हरा पीला लाल। ऐसा होगा, ये 2 डिग्री है आपका, है ना। प्राइमरी वैसा है, सेकेंडरी वैसा है, रंग से बनाना, इन्हें कलर्ड कर देना। ठीक है, ये है। थोड़ा वैसा बनाना है तो वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बना लो। समझ गए ना। ऐसा कुछ बना लेना। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। हरा पीला लाल, हरा पीला लाल कर देना, क्लियर, रंग कर देना इनमें, है ना। ये है। चलो टर्शियरी स्ट्रक्चर देखो फिर।
और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब 3 डिग्री, और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब 4 डिग्री। देखो जनरली 4 डिग्री पे ही हम ख़त्म कर देते हैं, ये हमें प्रोटीन की पूरी इन्फो दे देता है। 3 डिग्री हमें ये बताता है कि जो आपका अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड बन गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, उसकी जो फर्दर हमने कॉइलिंग करी उसके बारे में बताता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर गिव्स इन्फो अबाउट द ओवरऑल फोल्डिंग, जो पूरी तरीके से फोल्डिंग होगी फर्दर, गिव्स इन्फो अबाउट द ओवरऑल folding, gives info about the overall folding of polypeptide chain। ये हमें इन्फो देता है अबाउट द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और दैट इज फर्दर फोल्डिंग, ये भी जोड़ देते हैं, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो हमारा अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड बना उसको और फोल्ड कर दें उसके बारे में बताता है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ये हमारे 2 तरह के होते हैं। क्या क्या? अभी आपने देखा ग्लोबुलर और दूसरा होता है फाइब्रस। एक होता है ग्लोबुलर, दूसरा होता है फाइब्रस। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट इज़ ऑल्सो refer as 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है जी, शाबाश। क्वाटरनरी क्या बताता है? क्वाटरनरी मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन मिलके एक हमें स्ट्रक्चर दें, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन मिलके हमें स्ट्रक्चर दें, उसे बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और उन 2 प्रोटीन्स को हम सब यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब यूनिट। 2 मिलके एक ही बना रहे हैं, उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इन इंडिविजुअल 2 को हम क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि कुछ प्रोटीन्स ना 2 प्रोटीन्स के पॉलीपेप्टाइड चेन के बना के बनते हैं। तो सम प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ 2, some protein consist of 2 or more polypeptide chains of individual proteins। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनमें क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इंडिविजुअल प्रोटीन्स के। एंड ये 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इन्हें हम बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं सब यूनिट्स। क्या बोलते हैं? सब यूनिट्स। इनको हम सब यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और किसी के बारे में बताते ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 2 या 2 से ज़्यादा जो सब यूनिट है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है, मतलब इनकी स्पेशल अरेंजमेंट क्या है? स्पेशल SPA वाला स्पेशल अरेंजमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो हमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताता है। तो दिस गिव्स इन्फो अबाउट रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, एक दूसरे से कैसे अरेंज है। जैसे ऐसे हैं तो ये इससे 30 डिग्री में है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस गिव्स इन्फो अबाउट रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 1 सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू अदर सब यूनिट। ठीक है, इसके बारे में ये बताता है कि कैसे स्पेशली अरेंज हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इनके थोड़े डायग्राम देख लो कैसे हैं। तो टर्शियरी का सेकेंडरी के जैसे ही है, बट कॉइलिंग क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और कुछ नहीं। टर्शियरी और सेकेंडरी एक जैसे हैं, बट कॉइलिंग क्या हो जाएगी? अब ज़्यादा हो जाएगी, ये चीज़ है। ठीक है,
तो कॉइलिंग ज़्यादा दिखाना अब। ये कॉइलिंग है ना, जो कॉइल बन रही है, इन्हें ज़्यादा दिखाना अब। पहला वाला तो जो आपने बर्बाद कर दिया सो कर दिया, सेकेंडरी, इसमें ज़्यादा कॉइलिंग दिखा देना, ठीक है। ये है क्वार्टनरी, तो ऐसे ही है बट ज़्यादा कॉइलिंग है, ठीक है। 4 डिग्री। तो ऐसे आप कॉइलिंग दिखा देना इसमें बहुत सारी। ठीक है, काफ़ी सारी कॉइलिंग दिखा देना, रंग भर देना इसमें, इसको ज़िंदगी दे देना थोड़ी, है ना, जान डाल देना इसमें थोड़ी, सही हो जाएगा। क्लियर है, शाबाश। गुड मॉर्निंग साथियों। पिछली बार बायोमोलिक्यूल के क्लास में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखे थे, कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी, टर्शियरी, और साथ में आपने टर्शियरी स्ट्रक्चर भी देखा था, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन का। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है प्रोटीन में, जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो वो समझ लेते हैं ज़रा। देखिए, हेडिंग का नाम क्या है साथियों? हेडिंग का नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या चीज़ होती है? देखो, नाम ही ये बता रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का जो नेचर है उसको ख़त्म ही कर देना। तो बस यही करेंगे। देखो, प्रोटीन एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है, तो इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसका हम खात्मा कर दें, ख़त्म कर दें उसे। कैसे कैसे कर सकते हैं यार? आप फिज़िकली कर सकते हो, सॉल्ट ऐड करके, टेम्परेचर बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के, या केमिकली कर सकते हो आप उसमें पीएच चेंज करके, रीजेंट डाल के, कुछ केमिकल डाल के, या उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑल्टर करके। तो क्या होता है, उसकी पूरी ही बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हालांकि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बट जो सीक्वेंस होता है, अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़े हैं, मतलब जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में बिल्कुल ही परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा आपने एक एग्जाम्पल देखा ही है, जैसे दूध है, दूध में हम कुछ सौर खट्टी चीज़ डाल दें, जैसे विनेगर डाल दें, या आप दूध में कर्ड ही डाल दें, दही डाल दें, मतलब उसे फाड़ने की कोशिश करें तो कर्डलिंग होती है जो मिल्क की, तो वो आपका है। या आपका एग है, तो एग नेचुरली लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे बॉईल करते हो तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करा? प्रोटीन के नेचर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, बट यहाँ से सीक्वेंस तो चेंज नहीं हुआ। यही चीज़ें, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अगर हम समझें तो कुछ ऐसा है कि प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म मतलब हैविंग डिफाइंड 3D स्ट्रक्चर, एक उसका डिफाइंड 3D स्ट्रक्चर होगा, देखने में वो भिन्न लगेगा, अलग लिखेगा, यूनिक 3D स्ट्रक्चर होगा, और साथ में क्या होगा? बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होगी उसमें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म हैविंग डिफाइंड 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस, इज सब्जेक्टेड टू, पहले हम फिजिकल चेंज देखते हैं फिर केमिकल देखेंगे। तो इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, फिजिकल
चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, ऐसे, ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्ट, ऐसे। फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कॉमा, एडिशन ऑफ सॉल्ट। या तो ये करें फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज, या तो उसमें केमिकल चेंज कर लें। केमिकल चेंजेस लाइक चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच, पीएच चेंज कर लें। एडिशन ऑफ रीजेंट, रीजेंट डालें, एसिड बेस डालें, ठीक है, एडिशन ऑफ रीजेंट। या ऑल्टरिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कर दें, ऑल्टर कर दें, ऑल्टरिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चीज़ें हैं। अब इन दोनों ही चेंज की वजह से, चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, इन दोनों की वजह से, ड्यू टू विच, इनकी वजह से ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल नेचर जो होता है, नेचर बायोलॉजिकल जो नेचर है किसका, प्रोटीन का, ओरिजिनल नेचर ऑफ प्रोटीन, ये हमारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसको ही हम बोलते हैं डीनेचर्ड होना प्रोटीन का, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए क्या है। प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म हैविंग डिफाइंड 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, जो सॉल्ट का एडिशन, और केमिकल चेंजेस लाइक पीएच का चेंज, रीजेंट का एडिशन, या हाइड्रोजन बॉन्ड को अल्टर करना, जिसकी वजह से ओरिजिनल नेचर जो है प्रोटीन का डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी वैनिश हो जाएगी, मतलब जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे, जो हमारा अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, या ग्लोबुलर और जो फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, वो फर्दर टूट के खुल जाएगा। ग्लोबुलर आपको पता है ना, गोला सा, वो खुल जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट प्रोटीन ही रहा वो, तो और दबेगा नहीं और खुल जाएगा। ग्लोबुलर जो है अनफोल्ड हो गया, पहले फोल्ड था ना वो गोल शेप में, ग्लोब वाली शेप में, उससे क्या हो गया, अनफोल्ड हो गया। ग्लोबुलर अनफोल्ड, एंड एक और होता है हेलिक्स, हेलिक्स होता है 2D में, हेलिक्स भी अनकॉइल्ड हो गया, हेलिक्स अनकॉइल्ड हो गया ये। तो इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है। अब इसमें एक नोट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में जब इतना लिख लिया तो एक सिंपल सा नोट है कि ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनऑल्टर्ड, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी चेंज हो जाएंगे, बट जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे नोट लिखेंगे कि ओनली प्राइमरी या 1 डिग्री स्ट्रक्चर, ओनली प्राइमरी या 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन remains unaltered, बाकी सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लो इसका, जैसे हमने बॉइलिंग कर दिया एग का, बॉइलिंग ऑफ एग, एग को बॉईल करेंगे तो एग पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर वो सॉलिड बन जाता है। या एक और है दही बनाना, दूध से दही बनाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की कर्डलिंग। तो यहाँ पे हम, ये मिल्क है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इतनी चीज़ें हो गई। और यहीं पे फिर हम अब प्रोटीन को बाय बाय कहते हैं, और अब हम एंजाइम पढ़ेंगे। क्लियर। इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम पढ़ेंगे। क्लियर, गुड। 1 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब इसी के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, एंजाइम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नई हेडिंग, एंजाइम। तो एंजाइम आप लोग बहुत बार पढ़ ही चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री में भी आपने एंजाइम पढ़ा ही था। एंजाइम होता क्या है, एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट दैट कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वही होता है। तो एंजाइम्स क्या हैं, यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ में देख लेंगे। दे आर द बायो कैटलिस्ट
क्योंकि बहुत से आप में से सिर्फ यही पढ़ रहे होंगे बायोमॉलिक्यूल, सरफेस नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए है, दोबारा देख लेते हैं। तो दे आर दी बायो कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट आपको पता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा घटा दे, तो ये बायोलॉजिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो दे आर द बायो कैटलिस्ट दैट catalyze the biochemical reactions occurring in living system में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन अकर होती है उसके बारे में साथियों बातें करी जा रही है, ठीक है, कि दे आर दी बायो कैटलिस्ट दैट कैटलाइज दी बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग सिस्टम, ठीक है। मेनली यहाँ पे बस ये बताने कि कैसे प्रोटीन होते हैं, एंजाइम भी एक प्रोटीन है, तो ये फाइब्रस नहीं ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ये हमने वहाँ भी लिखा था, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस का जब हम डिफरेंस देख रहे थे तो वह एंजाइम लिखा था हमने, इसीलिए लिखा था क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल में लिखा था ना, इसलिए लिखा था। तो मेनली ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी गिवन रिएक्टेंट को कैटलाइज करके एक फेवरेबल प्रोडक्ट ही देगी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देती है, चाहे रिएक्शन सेम हो बट अलग चीज़ होती है ना। तो हम लिखेंगे फॉर द सेम रिएक्टेंट्स, फॉर द सेम रिएक्टेंट्स a particular enzyme can catalyze a reaction to give favorable product, to give favorable particular product, favorable particular product, एक फेवरेबल पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है, ये चीज़ें क्लियर है शाबाश। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लिया C12H22O11, ठीक है, ये हमने लिया माल्टोज, ठीक है, और एंजाइम यहाँ पे डाली माल्टेज, ठीक है, माल्टोज तो शुगर हो गई, एंजाइम यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, एंजाइम क्या है, माल्टेज है, TASE, माल्टोज तो आपकी शुगर है, ठीक है, पता है ना शुगर है, और हमने लिखा भी था माल्टोज के इन्वर्जन से या हाइड्रोलिसिस से हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के, तो 2 टाइम्स ऑफ C6H12O6 बीटा डी ग्लूकोज मिलता था ना, वही चीज़ है, बट वो एंजाइम की मदद से करेंगे तो जल्दी मिलेगा माल्टोज। जब क्या करें, यहाँ शुगर लें और इन्वर्टेज एंजाइम डालें, शुगर के साथ इन्वर्टेज एंजाइम डालें तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलेगा। तो वो एग्जांपल भी आप लिख लेना, C12H22O11, नीचे लिखना सुक्रोज, रिएक्शन साइन बनाना, यहाँ पे लिखना इन्वर्टेज, INVERTASE, इन्वर्टेज बनेंगे, ये 2 बार लिखना, एक होगा ग्लूकोज दूसरा होगा फ्रक्टोज, ठीक है। ये अब एक सिंपल सी बात है, एंजाइम के लिए इतना लिख लेते हैं नोट। एंजाइम का काम क्या होता है यार, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करके जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, आपको पता है थ्रेशोल्ड एनर्जी वो होती है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी 2 चीज़ों से मिलके बनती है, उनमें से एक है कौन सी, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पहले से एनर्जी होती है, और जो बची रह गई जिसके बिना काम ही नहीं बन सकता उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ द रिएक्शन मिला के क्या बनाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो नोट ये लोअर्स कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, एक छोटा पाथ प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर लेते हैं, लोअर कर देते हैं, मतलब अब रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी की कम ज़रूरत है, कम वैल्यू है, तो दे लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ देम इज़ नीडेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ देम इज़ नीडेड, इनकी बहुत छोटी ही क्वांटिटी की ज़रूरत हमें होती है, बस ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक मैं नोट लिखा दूं तो एक एंजाइम आप याद रखना, आप पे 1 मार्क्स में आएगी, ऑक्सी रिडक्टेज,
ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम। वो क्या करती है यार, एक सबस्ट्रेट को तो वो ऑक्सीडाइज कर देती है और एक को रिड्यूस कर देती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम है ना, नाम ये बता रहा है, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, तो ऑक्सी रिडक्टेज दोनों चीज़ें आ गई ना इसमें, ऑक्सीडेशन भी आ गया रिडक्शन भी आ गया। तो ये जो ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम है, ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम ये क्या करती है, एक सबस्ट्रेट का तो ऑक्सीडेशन कर देती है और उसी समय दूसरे सबस्ट्रेट का क्या करती है, रिडक्शन। सबस्ट्रेट आपको पता है जिस पे ये अटैक करता है ना। ऑक्सी रिडक्टेज एंजाइम कैन साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज a substrate, simultaneously oxidize a substrate and reduce another substrate, मतलब साइमल्टेनियसली ये एक सबस्ट्रेट को तो ऑक्सीडाइज करती है और दूसरे सबस्ट्रेट को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। आप लोगों को याद रखना है। चलिए फिर इसके बाद आप लोग क्या देखोगे, इसके बाद आप लोग अब हार्मोन्स के बारे में समझ लो। हार्मोन्स आपको पता है, हार्मोन्स आपके मूड स्विंग जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स तो पता है ना आपको, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर कोई इंसान बहुत अजीब से बिहेव करते हैं तो बोलते हैं हम हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो यार मूड गवर्निंग बायोमोलिक्यूल्स, मूड को गवर्न करते हैं साथियों। तो हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ऐसी एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, उसे लव या कडल हार्मोन बोलते हैं। कडल मतलब प्यार, लव हार्मोन। तो वो प्रेगनेंसी के टाइम मतलब बहुत रिलीज़ होता है। वो एक मदर और बेबी के बीच में जो अफेक्शन है उसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, बट उसके नुकसान भी है। डायरी जो होती है ना, जिसमें दूध निकालते हैं ये करते हैं, तो वहाँ पे उसका गलत इस्तेमाल होता है ताकि जो काऊ है उसमें लैक्टेशन क्वालिटी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा दूध निकाले। ठीक है, तो ये चीज़ें और बहुत सी फल फूल भी हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, ब्रिंजल हो गया, उसमें भी उसे यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। ये तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसलिए बैन करा हुआ है सरकार ने। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं आप ले सकते उसकी दवाई मेडिकल स्टोर में। तो देखो हार्मोन क्या है, ये केमिकल मैसेंजर के जैसे एक्ट करते हैं। मतलब हार्मोन्स ही बताता है कि कब दुखी होना है, कब खुश होना है, कब चुप रहना है, कब हंसना है, यह है। तो दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर के जैसे एक्ट करते हैं। प्रोड्यूस कहाँ होता है, प्रोड्यूस आपको पता है ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस इन एंडोक्राइन ग्लैंड में ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना। ठीक है, केमिकल मैसेंजर के जैसे एक्ट करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। ट्रैवल कहाँ करते हैं, ये कहाँ जाते हैं, तो ऑर्गन्स में जाते हैं, ब्लड टिश्यू में जाते हैं। तो ट्रैवल्स इन ऑर्गन्स में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, एंड टिश्यूज़, जो आपके टिश्यूज़ होते हैं ब्लड के, उसमें करते हैं ट्रैवल। कहाँ से करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, जाने के लिए कुछ तो होने चाहिए, गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन। तो ब्लड की जो स्ट्रीम होती है वाया ब्लड स्ट्रीम, खून का जो प्रवाह होता है ब्लड स्ट्रीम साथियों, उसके थ्रू ये ऑर्गन्स और टिश्यू में ट्रैवल करते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ये किस किस तरह के हो सकते हैं। जैसे हार्मोन्स स्टेरॉइड हो सकते हैं। स्टेरॉइड मतलब जो फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करते हैं। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन ये जो है, मेल फीमेल तो आपका किसने बनाया, नेचर ने, बट मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी सोसाइटी बनाता है, कौन ज़्यादा मैस्कुलिन है, कौन ज़्यादा फेमिनिन है, ये। ठीक है, जेंडर नेचर डिसाइड नहीं करता। ठीक है, ये चीज़ है। तो मे बी स्टेरॉइड मतलब जैसे एस्ट्रोजन हो गया, मेल में होता है, प्रोगेस्टेरॉन हो गया, फीमेल में होता है ना, ये चीज़। तो स्टेरॉइड के जैसे हो सकते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया
या पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। हार्मोन पॉलीपेप्टाइड के जैसे भी हो सकते हैं। फ्लो के साथ जाओ, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, 2-3 बार देखोगे। पॉलीपेप्टाइड जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन भी एक तरह का हार्मोन ही है, या तो स्टेरॉइड के जैसे हो गया, ठीक है, एस्ट्रोजन, पॉलीपेप्टाइड के जैसे हो गए इंसुलिन, और मेन चीज़ ये हो सकती है, या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये क्या हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं एस्ट्रोजन के जैसे, पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं इंसुलिन के जैसे, या अमीनो एसिड के क्या हो सकते हैं, डेरिवेटिव हो सकते हैं। अब थोड़ी ये बात करते हैं कि किस पे प्रभाव डालते हैं। हार्मोन से ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, जो हमारी ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ भी और फिज़िकल ग्रोथ भी, दोनों में, और साथ में मूड्स में, इन सब पे असर डालते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, दे अफेक्ट मूड्स को अफेक्ट डालते हैं। फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ इस पर असर डालते हैं। एक तो मूड्स पे असर डाल रहे हैं, साथ में फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ पे असर डालते हैं। और बताओ और किस में डालते हैं? हाँ, रिप्रोडक्शन में भी डालते हैं और मेटाबॉलिज्म में भी डालते हैं, ठीक है, पैदा करने की क्षमता, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, जैसा आपका मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, इन पे भी ये फ़र्क डालते हैं, असर डालते हैं। आखिरी पॉइंट जो इसमें जोड़ना चाहेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जो हमारे ग्लूकोज लेवल होता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल होता है ना, ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो दिक्कत आती है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये हो सकता है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो दो हम पे हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, GLYCOGEN, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, देखो तो ठीक दिख रहा है ये, हाँ। इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो है ये रेगुलेट करते हैं किसको, ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, रेगुलेट ग्लूकोज लेवल। और समझिए ना, लिविंग बीइंग्स में ग्लूकोज लेवल्स को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और स्टेरॉइड्स जो होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये टिश्यू के ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आपको पता ही है ना, प्यूबर्टी जो होती है आपकी, उसको गवर्न करते हैं। तो जो एस्ट्रोजन वाले जो आपके हार्मोन्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है, और जो आपके टिश्यू ग्रोथ होती है उसे गवर्न करते हैं। तो एस्ट्रोजन जो आपके हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन गवर्न्स रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव एंड टिश्यू बिल्डअप ग्रोथ, टिश्यू बिल्डअप ग्रोथ, टिश्यू बिल्डअप की ग्रोथ को गवर्न्स करते हैं, ठीक है ये। और जो वुमेंस की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक धर्म होता है, उसको कौन कंट्रोल करते हैं? तो यार उसमें आता है मेनली एस्ट्रोडायोल, ये कंट्रोल करता है वुमेंस की मेंस्ट्रुअल साइकिल को, कंट्रोल्स वुमेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये काम कब तक करता है? जब तक वुमेन जो है 40 के अंडर रहती हैं, फिर उसके बाद उनमें दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तब उनकी ये जो मासिक धर्म है या वुमेंस की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये ठीक से काम नहीं करती, तब उनमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। और आजकल अर्बन जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें तो बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। इससे फिर इनफर्टिलिटी भी आती है। तो ये साइकिल चलनी चाहिए वुमेन में अच्छे से, इसमें रोक नहीं लगनी चाहिए, नेचुरल और फिज़िकल कॉज से या आपके सोसाइटल कॉज से रोक नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो एस्ट्रोडायल जो है कंट्रोल करता है वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, वो भी एक प्रोजेस्टेरोन, ये भी एक तरह का हार्मोन है। ये ज़ाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइज एग के लिए तैयार करता है वुमेन के यूट्रस को। वुमेन का जो यूट्रस होता है, सेल्विस होता है एरिया, ठीक है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो प्रोजेस्टेरोन
प्रिपेयर यूट्रस, यूट्रस आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, इसमें सेल्विक और क्लिटोरिया भी आता है, तो ये चीज़ है। तो प्रोगेस्ट्रॉन है तो प्रिपेयर करता है फीमेल यूट्रस फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, या इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, ये चीज़ है, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। जो आपका फर्टिलाइज एग है जिससे जाइगोट बनता है, उसको उसके लिए प्रिपेयर करता है ये फीमेल्स के यूट्रस को। क्लियर है? तो इतना देख लेना, शाबाश।